Happy New Year, everybody. Happy New Year without mask this year or with mask? Without mask. Okay. Somebody met me in the morning. मैं शुरू करूं सर? मैं शुरू करूं? मैं पंकज कुमार, उप महानिरीक्षक कल्याण, डॉक्टर आनंद प्रकाश माहेश्वरी, महानिदेशक केरीपू बल, इस सभा कक्ष में उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण तथा ऑनलाइन जुड़े अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण और अन्य सैनिक, आप सभी का 11वें बाईसैक ई सम्मेलन में स्वागत करता हूं। मैं सभा कक्ष में उपस्थित सभी अधिकारी और सभी अन्य रैंक सभी का आग्रह करता हूं कि आप सभी सीआरपीएफ सॉन्ग अभी बजेगा, उसके सम्मान में अपने स्थान पर खड़े। देश की रक्षा में वीर जियाले हम हैं, शस्त्र संभाले हम हैं, देश की रक्षा में देश का कण कण ये जाने, द्रोही भी दुश्मन भी माने, आर्थिक सुरक्षा है हमसे, हम रात दिन है ये खाने, देश के हम हैं रक्षक, जा भी दे दे बेशक, देश की रक्षा में वीर जियाले हम हैं, शस्त्र संभाले हम हैं, देश की रक्षा में। जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी। नेक्स्ट कार्यक्रम के अगले पड़ाव में आप सभी जैसा जानते हैं कि हमारे बीच में आज 5 अधिकारी हैं जिनका रैंक सेरेमनी होना है। हमें से श्री राकेश राव, श्री संजय कुमार सिंह और श्री राजेश कुमार कमांडेंट से डीआईजी पद पे पदोन्नत हुए हैं, और श्री शंभू कुमार और श्री पाल सिंह सेवाल ये वाईसी रैंक से कमांडेंट रैंक पर पदोन्नत हुए हैं। डीजी महोदय से मैं अनुग्रह करूंगा कि रैंक सेरेमनी करके उनका हौसला अफजाई करें। धन्यवाद। के पश्चात श्री संजय कुमार सिंह।
पेंसिल। नौ नौ पदोन्नत सभी अधिकारियों को मैं महानिदेशक और समस्त अधिकारियों और किरु बल की तरफ से फिर से बधाई देता हूं और कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं महानिदेशक से अनुरोध करता हूं कि अपने ई संबोधन शुरू करें। धन्यवाद सर। सीआरपीएफ परिवार के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और नव वर्ष के अभिनंदन के साथ उनका भी अभिनंदन करता हूं। वर्ष 2020 हम लोगों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा और पिछली बैसाख में हम लोगों ने इस बात का भी एहसास किया कि सबने एकजुट होकर के उसका बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और विभिन्न विषमताओं के बावजूद इस बल ने अपनी ख्याति के अनुरूप नए कीर्तिमान स्थापित किए और परिचालनिक क्षेत्र के साथ साथ जन सेवा में भी नए आयाम हमने स्थापित किए हैं। मेरा ये मानना है और आप सभी मुझसे सहमत होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा सशस्त्र पुलिस बल सीआरपीएफ, इस बल को आवश्यकता है एक अपने ऐसे मार्ग की और ऐसे हमारे नए आयामों की कि जिसको देखकर, जिसका अनुसरण करके हम उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकें और एक बड़े संगठन को जो कि एक असीम ख्याति प्राप्त कर लेता है उसको कुछ अतिरिक्त प्रयास भी करने पड़ते हैं उस अपने स्तर को बनाए रखने में और आगे ग्रो करने में। और कोई भी ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे विश्व में था, रहा है और रहेगा, उसकी एक खासियत है कि वो निरंतर रूप से अपनी ऑडिट करता रहता है और अपने आने वाले कल के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित करता है ताकि हम उस दिशा में आगे बढ़ सकें। विगत वर्ष हम लोगों ने सभी हमारे शाखाओं की और हर एक प्रकार के कार्य की हमने समीक्षा की थी। उन्हीं बिंदुओं में से कुछ ऐसे बिंदु हैं
जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि 2021 से 2026 तक जो 5 साल की इस संगठन की यात्रा होगी, और ये दोनों वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2021 में हमारी रीस्ट्रक्चरिंग होगी। जुलाई से सितंबर की मध्य ये रीस्ट्रक्चरिंग शेड्यूल्ड है, और आने वाले 5 साल के लिए फिर वो रीस्ट्रक्चरिंग के तहत हम अपना नया स्वरूप, अपने नए नक्श, अपने नए आयाम स्थापित करेंगे, और तब जाकर के 2026 में उसका पुनरीक्षण होगा। तो इस अवधि में वर्तमान की परिचालनिक और अन्य चुनौतियों के मद्देनजर हम लोग क्या बेस्ट कर सकते हैं और कैसे पहुंचेंगे, इसका विश्लेषण आप सब ने विगत वर्ष विभिन्न कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से किया। मैं उसी में से कुछ बिंदु आप लोगों के समक्ष इसलिए रखना चाहूंगा कि जब हमें मालूम रहेगा कि हमें किस दिशा में जाना है और हमें क्या दूरी तय करनी है, तभी हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। अन्यथा इधर उधर भटकाव के आसार रहते हैं और हम अपनी शक्तियों का उपयुक्त प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ये प्रत्येक बिंदु पे पूर्व में चर्चा हो चुकी है, लेकिन मैं आप सभी का ध्यान पुनः आकृष्ट करना चाहूंगा, और इन्हीं में से मेरा अनुरोध रहेगा सभी जोनल कमांडर से और डायरेक्टरेट के अधिकारियों से, बटालियन के अधिकारियों से, और यहाँ तक कि कंपनी कमांडर से, और कंपनी कमांडर से लेके प्लेटून लेवल, सेक्शन लेवल, और कुछ ऐसे टारगेट हैं जो कि व्यक्तिगत स्तर के हैं, तो उसको अगर हम ध्यान देंगे तो इसमें कोई मुझे शक नहीं है कि सीआरपीएफ को और आगे बढ़ने से कोई रोक पाएगा, या किसी तरह की चुनौती हमें जरा सा भी विचलित कर पाएगी या हमें पीछे धकेलेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। एक हमारा आइडेंटिटी कार्ड का प्रोजेक्ट है, वो उसका जो इंडिविजुअल डेटाबेस है वो एक जगह होना है, सुरक्षित होना है। और आई कार्ड, चूंकि आने वाली जितनी भी प्रणालियां हैं जो कंप्यूटर बेस्ड होंगी और एक्सेस कंट्रोल बेस्ड होंगी, वो आई कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा। जो हमारा मेडिकल सिस्टम भी ना आएगा, हर एक में वो आई कार्ड इंपॉर्टेंट है। और आई कार्ड का जो डेटा बेस है वो हमारा काफी डिस्पर्स्ड है, अलग अलग यूनिट्स ने अलग अलग एजेंसी से बनवाया है, और उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको हम प्रायोरिटी पे लेंगे, बिकॉज दैट इज द की डेटाबेस ऑफ ऑल द पर्सनल, और यही हर जगह फिर काम आएगा। दूसरा, जो संगठन में हम एक साथ रहते हैं, हमारे पास परिचालनिक चुनौतियां भी आती हैं, परिवार से हम लोग दूर भी रहते हैं, और परिवार की तरफ से भी काफी परेशानियां आती हैं। तो जीवन का संकेत ही यही है, परेशानियां। अगर परेशानी नहीं आए तो ये समझना चाहिए, एक बहुत बड़े विज्ञ पुरुष का स्टेटमेंट है जिसने ये कहा है कि अगर किसी दिन आपके सामने कोई परेशानी ना आए तो ये समझ लें कि आप सही रास्ते पे नहीं हैं। कहने का तात्पर्य है कि जीवन है तो उसमें परिवर्तन, गतिशीलता, परिवर्तन आते रहेंगे, और हमें अपने आप को उनसे निपटने के लिए सक्षम बनाना है। इसलिए किसी भी स्तर पर चाहे कोई समस्या हो, हताश होने या फ्रस्ट्रेट होने की कतई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक के साथ ऐसा होता है, और चुनौतियां आएंगी, आनी चाहिए, आती रहनी चाहिए, उसी से हम परिष्कृत होते हैं। तब कर ही सोना और लोहा दोनों निखरते हैं, उनकी मजबूती बढ़ती है। तो परेशानियां आएंगी और आनी चाहिए, ये मेरी मान्यता है, और हम बाखूबी उससे निपटे। तो जो फ्रस्ट्रेटिव बिहेवियर है फोर्स में, जिसके चलते हम हताश होते हैं, या तो अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं, एलएमसी कैटेगरी में आ जाते हैं, या फिर हम लोग आत्महत्या की तरफ अग्रसर होते हैं, या किसी प्रकार से अपना रोष दूसरे साथियों पर निकालते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण टारगेट है। अगर हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा टीम वर्क अच्छा रहता है, तो ये अवस्था नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हम उतने ही पीछे चले जाते हैं। एक हम लोगों ने ये भी तय किया था कि हम हर एक यूनिट लेवल पे होना चाहिए, कंपनी लेवल से लेकर के और डायरेक्टरेट लेवल तक, कि हम अपन हमारे जो बेस्ट एम्प्लॉयज हैं
जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज करें। तो एम्प्लॉयज ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हर एक लेवल पे आइडेंटिफाई होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लीडर्स बनते हैं और मानक स्थापित करते हैं और उनके जरिए हम लोग सब सीख सकते हैं। मैंने भी जीवन में जो सीखा उन मेरे साथियों और मेरे वरिष्ठ अधिकारियों या अन्य सहयोगियों के माध्यम से, जो कि किसी भी काम को बखूबी करते रहे, तो उनके साथ रह करके हम जितना सीखते हैं, उनके सानिध्य से जितना सीखते हैं, वो ही हमारी सिखलाई होती है। ट्रेनिंग क्लास में बैठ करके या ट्रेनिंग कॉलेज में बैठ के हम इतना नहीं सीख पाते जितना कि सानिध्य से सीखते हैं। वेलनेस एक ऐसी चीज है जो इंडिविजुअल लेवल तक इंपॉर्टेंट है, शरीर से, दिमाग से और आत्मा से। ये तीनों चीजें जुड़ती हैं तब हमारी एक होलिस्टिक वेलनेस है। इस पे काफी काम हुआ है और आप सब लोग जानते हैं, और जो हमारी यहाँ भारतीय संस्कृति रही है उसमें ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जो महीनों बिना किसी भोजन के बड़े बड़े काम करते रहे हैं। अपनी एनर्जी लेवल्स उन्होंने मेंटेन किए, या तो मेंटल स्ट्रेंथ से या स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से। मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन वेलनेस का जो कंसेप्ट है, हमारे लिए हमारा वातावरण, हमारा भोजन, हम जितना प्रकृति के नजदीक रहेंगे उतना ही ये जो यंत्र है हमारा शरीर, जो प्रकृति ने हमें दिया है और हम चूंकि प्रकृति के अंश हैं, तो इसको हम किस तरह से बेहतरीन रख सकते हैं, कैसे हम अपने एनर्जी लेवल्स बढ़ा सकते हैं ताकि हमें खुशी भी हो और हम किसी भी काम को बहुत आसानी से कर पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसी बेस को, ये जो हमारा वाहन है, एक जो हमारा वाहन से मतलब है कि जो भी हम हैं, वो हमारा जो शरीर है वो एक तरह से इट्स कुरियर, तो उसको जितना हम स्वस्थ रखेंगे उतना फायदा रहेगा। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक हमने ये प्रण किया था कि हमारे जितने दिव्यांग वॉरियर्स हैं, क्योंकि जो हम फाइटिंग फोर्स हैं, ये हमारा धर्म है कि हम देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए लड़ें और जरूरत हो तो हम प्राणों की ही आहुति ना दें, इससे भी ज्यादा बढ़कर हो तो वो भी करें। ये हमने एक प्रण लिया है। हमने ये भी प्रण लिया है कि हम मृत्यु उपरांत भी अंगदान करेंगे। हमने ये भी प्रण लिया है कि यदि मेरे को अंगों की क्षति भी हो जाती है तो वो मुझे मान्य है मेरे इस धर्म को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये हमारा प्रण है, एक ये फाइटिंग फोर्स का प्रण है। तो हमारे जितने दिव्यांग और ऑटिस्टिक साथीगण हैं, उनकी देखभाल का भी बीड़ा हमने उठाया है ताकि उनके जीवन में पुनः एक रचनात्मक पुट आ सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। ये एक हमारा रहा है। एक हम लोगों ने ये भी देखा कि चूंकि हमारे सैनिक साथी ऑपरेशनल एरिया में काफी अवधि तक रहते हैं और केवल 2 महीना बीच बीच में कभी छुट्टी जाते हैं, तो चूंकि अर्निंग मेंबर घर पे नहीं है तो जरूरी हो जाता है कि उनके परिवार के अन्य सदस्य उनकी अनुपस्थिति में किस प्रकार से परिवार को चलाएं, किस प्रकार से मैनेज करें, किस प्रकार से वहां पर तनाव कम हो। क्योंकि यदि हम लोगों के परिवार में तनाव है, किसी प्रकार का अभाव है, तो हमें भी तनाव होना स्वाभाविक है और हम अपने कार्य को पूरा अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो डोमेस्टिक एम्पावरमेंट एक ऐसा बिंदु है, तो इसमें हम लोग एक प्राइवेट एजेंसी से सर्वे भी कराएंगे। हम सभी परिवारों पे महत्वपूर्ण स्थानों पर जाके इसको असेस करके ये देखेंगे, एक्सपर्ट्स को हायर करके, कि हम डोमेस्टिक एम्पावरमेंट कैसे करें ताकि जो हमारे साथी जो कि ऑपरेशनल एरिया में डिप्लॉयड हैं और घर की देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो उनके परिवारजन को किस प्रकार से एम्पावर किया जाए कि वे अपने विभिन्न कार्यों को, उनके सामने वाली आने वाली चुनौतियों को, वो जो ग्रुप सेंटर या विभागीय जितनी भी सुविधाएं हैं उसका प्रयोग करते हुए किस प्रकार उसका हल निकाल सकें। उसी के अंतर्गत एक बच्चों के एजुकेशन इकोसिस्टम की ओर भी काम किए जाने की आवश्यकता है, बिकॉज किसी भी पिता के लिए, हम लोग तो अपनी सर्विस में आ गए, हमें मालूम है कि हमारा एक कैरियर प्रोग्रेशन है, हम काम करेंगे तो कहाँ तक पहुंचेंगे। हम में से सभी का ये रहता है कि साहब हमारे बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ें
उनकी देखभाल हो, तो शिक्षा का और स्वास्थ्य का ये दो इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम है जो कि हम लोगों को और भी अच्छे बेहतर करने हैं। हमारे जो एनओकेज हैं, मार्टियर्स की फैमिलीज हैं, हमारे जो रिटायर्ड पर्सनल हैं जिन्होंने की इतने साल संगठन में काम किया, अपनी सेवाएं दी, उनकी भी देखभाल का जिम्मा उठाना एक लक्ष्य है। ऑपरेशनल एरिया में हम लोगों ने देखा कि कोबरा सेक्टर में, कोबरा जो कि हमारी जंगल वॉरफेयर फोर्स है, स्पेशल फोर्स है, हमने ये रियलाइज किया कि जो भी सफलता है एक कलेक्टिव आउटकम से ही आती है, किसी एक इंडिविजुअल के प्रयास से नहीं होता। एक टीम वर्क बहुत जरूरी है। हम लोगों ने ये भी देखा कि उस टीम वर्क को कैसे बढ़ाएं, और दूसरा बटालियन लेवल ऑपरेशंस के लिए किस प्रकार की नई हम फील्ड का प्रैक्टिस करें। इसमें हम लोगों ने 2 दिन की एक्सरसाइज भी की थी, और जिस तरह की वहां पर परिचालनिक चुनौतियां हैं, उसमें हम किस प्रकार से स्मॉल टीम में काम करें, किस प्रकार से स्मॉल टीम्स जुड़ के बड़ी हो जाए, फिर वो डिसइंटीग्रेट हो जाए, इस बारे में भी हम लोगों ने कुछ टैक्टिक्स हमारी डिसाइड की, और इसमें आगे काम होने की जरूरत है। कम्युनिकेशन सेक्टर में सेलो 2 आने वाला है। सेलो 2 आ जाएगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि उसकी जो रूपरेखा है वो अभी से सभी को बता दिया जाए, ताकि उसमें जो डेटा फीड होना है, उसमें जो डेटा क्लेंजिंग होनी है, उसमें जितना काम होना है, उसके बारे में जो सिखलाई है, प्रिपेयर्डनेस है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो हैबिट डालनी है और जो ट्रेनिंग होनी है, वो अभी से शुरू हो जाए। सेलो 2 के आने की, लगने की प्रक्रिया और हमारे जो कार्मिक है उनकी कार्यक्षमता, उस सेलो के अनुरूप कार्य करने की जो कार्यक्षमता बढ़ानी है, दोनों पैरेलल होंगे तो एक साथ होकर मैचिंग हो जाएगी। नहीं तो पहले सिस्टम लगने में हमें 1-1.5 साल लग जाएगा, फिर ट्रेनिंग करने में टाइम लग जाता है, वो नहीं होना चाहिए। तो पैरेलल एक्टिविटी ये हम लोगों ने डिसाइड किया लास्ट टाइम। हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया है कि हम कटिंग एज लेवल तक ई ऑफिस ले आएंगे। हेडक्वार्टर में, जोनल लेवल पे, सेक्टर लेवल पे संभवतः इसमें कार्रवाई हुई है। रेंज बटालियन लेवल पे आगे जाने की आवश्यकता है। हमें बजट पर्याप्त मिले, उसके लिए हमें फिजिकल परफॉर्मेंस को क्वांटिफाई करना पड़ेगा, और क्वांटिफाई करके उसका जो असेसमेंट है फाइनेंशियल आर्ग्यू करने में और वित्तीय सक्षमीकरण में मदद मिलेगी। अन्यथा जनरली हम लोग विगत वर्ष का एक आंकड़ा ले लेते हैं और उसी को बड़ा बड़ा घटा करके, लेकिन उसका फिजिकल परफॉर्मेंस से थोड़ा सा फर्क होता है। हम लोगों ने ये भी तय किया कि हम पे इतने इंटेलिजेंस इनपुट्स आते हैं और इतने तरह की सूचनाएं आती हैं जो कि एनालाइज नहीं हो पाती है, तो हमने एक होलिस्टिक सिस्टम डेटा एनालिटिक्स के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटेलिजेंस ब्रांच में, जो यहाँ एस्टेब्लिश होने के बाद फिर ग्राउंड लेवल तक जाएगा, ये इस संगठन की बहुत बड़ी आवश्यकता है, ताकि हम प्रिडिक्टिव पुलिसिंग भी कर सकें। एंड इट इज ए इन थिंग। ये हम लोग तो अभी इसकी बात ही कर रहे हैं, सिस्टम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये बहुत सालों से काफी संगठन जो प्राइवेट सेक्टर में है या काफी कंट्रीज के जो सिक्योरिटी सिस्टम्स है, उसमें काफी एडवांस, इसमें काफी एडवांसमेंट कर चुके हैं। तो इसकी पुष्टता पे, आवश्यकता पे कोई संदेह नहीं है। एक हमें पब्लिक रिलेशन पॉलिसी एक हम लोगों ने बनाई थी, और उस पब्लिक रिलेशन का मतलब केवल ये नहीं कि हम मीडिया से करें। पब्लिक मीन्स कि जितने भी हमारे नागरिक हैं, नागरिकों के समूह हैं, वो जितना कार्य कर रहे हैं, और जो हम उस समाज में उसकी सुरक्षा और उसके आगे बढ़ने के लिए और बिजनेस कम्युनिटी को मत सुरक्षा प्रदान करें, जितने तरह के भी हम काम करते हैं, तो उनसे हमारे किस प्रकार के संबंध हो, परस्पर सहूलियत हो, तो वो साला एक हमारा पब्लिक रिलेशन पॉलिसी का भाग होता है कि कैसे हम एक दूसरे के करीब आए, ताकि एक दूसरे को समझ सके, उनकी बात हम समझ सके, हमारी बात वो समझ सके, और परस्पर सहयोग के क्या आयाम हो, ये सारा पब्लिक रिलेशन पॉलिसी का भाग होता है। हम लोग उसका अभी 5 to 10% काम कर रहे हैं, लेकिन उसको व्यापक रूप से देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज आजकल सिक्योरिटी इज इनबिल्ट। हर एक चीज में सिक्योरिटी इनबिल्ट है, चाहे वो सड़क बनने से हो, चाहे किसी भी तरह को हो, किसी भी सामाजिक आयोजन हो, धार्मिक आयोजन हो, चाहे किसी भी तरह का विकास संबंधी कार्य हो,
ये इनबिल्ट इंग्रेडिएंट बन गया है, इसलिए इसको नए सिरे से देखे जाने की आवश्यकता है। हम लोगों ने यह भी डिसाइड किया था कि जो हमारे साथी हैं जो किसी वजह से एलएमसी कैटेगरी में आ गए हैं, मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो कि स्वस्थ नहीं रहना चाहता हो, जो कि दीर्घायु नहीं रहना चाहता हो, और अगर एलएमसी है तो हम उनके लिए एक ऐसी सुविधा या माहौल प्रदान करें कि जिससे वो एक फिर से अच्छे स्वास्थ्य की ओर अग्रसर हो सकें। हम लोगों ने ये भी तय किया था कि जो वैल्यू क्यूएटी का एक मॉडल है जिसमें कि टीम वर्क भी है, कोहेसिवनेस भी है, स्मॉल टीम भी है, वेल इक्विप्ड भी है, उनकी ड्रिल्स लेट डाउन है, अपने परस्पर कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, उसी को दूसरे माहौल के लिए भी हम किस प्रकार से एक सिमिलर टाइप ऑफ क्यूएटीज बना करके ऑपरेट करें, इस पे भी हम लोगों की चर्चा हुई थी। एंड और जिस तरह की प्रॉक्सी वॉर सिचुएशंस जनरेट हो रही हैं जिसमें कि हम इंटरनल सिक्योरिटी ग्रिड पे काम करेंगे, वहां पर स्मॉल कोहेसिव टीम, और वो स्मॉल कोहेसिव टीम जैसा मैंने बताया कैसे बिग में कन्वर्ट हो जाएंगी और कैसे फिर डिसएसोसिएट होकर के इंडिविजुअली काम करेंगी, वो मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने कोविड काल में अभी तक जो भी बेस्ट हो सकता था किया। आने वाला समय भी थोड़ा चैलेंजिंग है बिकॉज कोविड वैक्सीन का आना, कोविड वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूट होना, कोविड वैक्सीन लगने के बाद उस किस प्रकार विभिन्न नए आयाम उभरेंगे, वो सामाजिक भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक भी हो सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी में किस प्रकार से उसमें सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसमें काफी विरोधाभास भी हो सकते हैं, कभी 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 मिसमैच भी हो सकता है। कई तरह की सेवाएं हो सकता है कि संगठन को पुनः आगे बढ़ करके प्रदान करनी पड़े, उसके बारे में विस्तृत चर्चा सेपरेट होगी। और हमें अपने हमारे जो कोविड वॉरियर्स हैं, फोर्स के पर्सनल है, उसमें कैसे इम्प्लीमेंट लागू होगी, ये भी एक चैलेंज रहेगा और ये भी हमारे टारगेट में रहना चाहिए। इसमें पहले से मैंने एक ग्रुप बनाया था कि हम लोग भी अपने इसमें एक पहले से थॉट प्रोसेस शुरू रखें। एक जो हम वहाँ काम कर रहे हैं नक्सल एरियाज में हमारे पास कई तरह के इनपुट्स आ रहे हैं, वो इनपुट्स भी अभी प्रॉपरली उनको और अधिक एनालाइज करके उसको हम कैसे फ्रूटफुल यूटिलाइज कर सकते हैं उस डेटा को, वो भी एक हमारे उसमें रहेगा। काउंटर आईटी डिटेक्शन मैकेनिज्म, इसको और हम कैसे सुदृढ़ करें, हाउ इसको और कैसे नई टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट करें, ये एक सतत कार्रवाई रहेगी और रहनी चाहिए। इस पे भी एक डेडिकेटेड ग्रुप, चाहे वो आईआईएम पुणे के थ्रू हो या ऑप्स ब्रांच का काम करना चाहिए। हमने ये भी महसूस किया कि क्योंकि ग्रोइंग संगठन में और नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नई तरह की टैक्टिक्स आ रही हैं, तो हमें हर तरह के एक्सपर्ट की आवश्यकता है। और हमारे ही संगठन में ऐसे अधिकारी हैं, कार्मिक हैं जो कि साइकोलॉजी में भी एक्सपर्ट हैं, उनके सब्जेक्ट्स थे, मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं, कुछ कुछ हमारे इंजीनियर्स भी हैं, और विभिन्न क्षेत्रों से स्पेशलाइजेशन, ज्योग्राफी में भी कईयों का स्पेशलाइजेशन है, हिस्ट्री में भी स्पेशलाइजेशन है, और हर एक विषय को अगर हम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और उनको हम एक जर्नलिस्ट की बजाय स्पेशलिस्ट में डेवलप करें, तो संगठन को काफी फायदा हो सकता है। तो इस दिशा में भी ये हुआ था कि हम एचआर प्रोफाइलिंग करें फोर्स की, और ट्रेनिंग डायरेक्टरेट भी उनकी जो क्षमताएं हैं उनको बढ़ाने में, उस दिशा में हम लोग ने आईआईटी से भी एक एग्रीमेंट किया और भी उसमें इन प्लान्स हैं। वही नहीं, मेरा तो ये भी मानना था कि वो जितने तरह के हमारे जो सहायक सेवाएं हैं, चाहे वो टेलर का काम हो, चाहे बढ़ई का काम हो, चाहे बार्बर का काम हो, चाहे कुकिंग का काम हो, हर एक क्षेत्र में दुनिया में इतना एडवांसमेंट हुआ है और प्रगति हुई है कि हर काम को बेहतर तरीके से करना, हर तारीख काम को बहुत एफिशिएंट तरीके से करना, और उसके नए नए फायदे कैसे पहुंचाए जा सकते हैं। तो मैं तो ये चाहूँ, मेरा ये भी मानना है कि हम वहां तक जा करके उनको भी हम, बिकॉज ये जिन मैंने प्रोफेशंस के नाम लिए जिनको कि हम बहुत सहायक सेवाओं में लेते हैं, वो एक समय में सोसाइटी में भी इनका वैल्यूएशन बहुत लो था, और आज की तारीख में वो बेस्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड बेस्ट सर्विस सेक्टर है। चाहे वो बार्बर हो विच इज कन्वर्टेड इनटू सैलून, चाहे वो ड्रेस डिजाइनर हो, चाहे वो
शेफ हो, चाहे न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट हो, चाहे फूड एंड बेवरेजेस का मैनेजमेंट करने वाले हो, ये सारी चीजें कहीं न कहीं अब हमारे स्वास्थ्य, पर्सनालिटी और हमारे व्यक्तित्व से इस प्रकार जुड़ी है, तो वहां तक भी हमको जाना चाहिए। ई सर्विस बुक हमने पिछले 2 साल से 17 के बाद ई सर्विस बुक हमने डिजिटल की है, उसके पहले की सर्विस बुक्स को डिजिटल करना है। उसमें भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिसमें कि स्कैन्ड डॉक्यूमेंट को भी आप वर्ड फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, तो इसमें भी काफी काम करने की जरूरत है, बिकॉज ये ई सर्विस बुक इज इम्पोर्टेंट। कार्डर रिव्यू के बारे में जैसे मैंने बताया कि कार्डर रिव्यू होने वाला है, उसको हम क्लैरिकली ना लें, हम ये देखें कि सीआरपीएफ एज ए ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन हमने छांटा था कि किस किस फील्ड में हम आगे ग्रो कर सकते हैं, उस जिस फील्ड में ग्रो करने की जरूरत है उसमें फिर हम संगठन की रूपरेखा कैसे बदलें, नए प्रकार के विंग्स अगर बनने हैं किस प्रकार से जॉब प्रोफाइल चेंज होगी, उस प्रकार से फिर हम कार्डर रिस्ट्रक्चरिंग करें। सिमिलरली केवल पद बढ़ाने के लिए पद बढ़ाएं जैसा कि पहले हुआ, उससे फिर वो एक ड्राई प्रमोशंस होते हैं, और तो हम कैसे हम उनको इंट्रिंसिकली हम ऑर्गेनाइजेशन को रिविजिट करें। इस पे कुछ ग्रुप्स बने भी थे। हम मेरा फिर से अनुरोध है कि अगर इसको हम सीरियसली लेते हैं तो हम गवर्नमेंट से भी आर्ग्यू कर पाएंगे, एक हमारे पास अपनी स्कीम होगी और एक ऑर्गेनाइजेशन के आने वाले समय में क्या प्रारूप हो ताकि एक ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम आगे बढ़ पाए। एक जो पॉइंट आया था इम्पोर्टेंट कि हम टेक्नोलॉजी के नाम से काफी करोड़ हमने खर्च किए पिछले कई सालों में, हम टेक्नोलॉजी ले लेते हैं वो पड़ी रहती है, तो एक अगर इसमें यूटिलाइजेशन ऑडिट हो जाए, सभी अपने लेके कि सब हमने टेक्नोलॉजी कब ली, हमने उसको कितना यूटिलाइज किया, हमारे जो कार्मिक हैं उसको यूटिलाइज करना पूरी तरह से जानते हैं, उसकी ऑप्टिमम यूटिलिटी है नहीं है, और वो अगर हमें टेक्नोलॉजी ली तो वाकई उससे हमें उतना फायदा हो रहा है जो हमने सोच के ली थी कि नहीं हो रहा है, ये बहुत जरूरी है बिकॉज टेक्नोलॉजी कांस्टेंट चेंज हो रही है। और जैसा मैंने कहा कई दफे हम लोग वेंडर ड्रिवन हो जाते हैं और कई तरह की टेक्नोलॉजीज खरीद लेते हैं, पैसा भी लगता है, आर वी गेटिंग द वैल्यू फॉर आवर मनी, दिस इज द क्वेश्चन। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि बीपीआरएनडी का भी एक सर्वे हम लोगों ने कराया था मॉडर्नाइजेशन का, और उसमें जिस तरह के अर्नस्ट यंग ने किया था, जैसे प्रोफेशनल कंपनी से कराया गया था थर्ड पार्टी, और उसमें जिस तरह के आए थे तो उससे लगा था कि ऐसी गुंजाइश है बहुत जिसमें कि हम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन की तरफ ध्यान दें, और इवन असेसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि किस काम के लिए क्या टेक्नोलॉजी। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। ट्रेनिंग में हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके नॉर्म्स, हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नॉर्म्स के हिसाब से अगर उनको इम्प्रूव करते हैं तो उनका रिकग्निशन भी बढ़ जाएगा, और उसके बाद डीओपीटी के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से फिर जो ट्रेनिंग अलाउंस और बाकी जो हम वहाँ रिसोर्स पर्सन बना बुलाते हैं उनकी रेट्स वगैरह भी उसी से गवर्न होती है। तो एक ये बात है कि हम इनके मानक फिक्स करें, उन मानकों के हिसाब से फिर हम उनको कैटेगराइज कराएं कि ए कैटेगरी इंस्टीट्यूट, बी कैटेगरी इंस्टीट्यूट, एंड उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। एक हम लोगों की बात हुई थी कि हम ई लर्निंग मॉड्यूल, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, और उसको अगर संभव हम जोड़ देते हैं तो हम मोबाइल के माध्यम से भी काफी चीजें जहां पे भी हम लिखते हैं और हमें समय मिलता है तो हम अपने मटेरियल को रिवाइज कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और इसी के साथ उसमें ऐसा भी सिस्टम होगा कि फिर भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन रेस करिए, आपका क्वेश्चन जो आप मोबाइल पे भेजेंगे 24 आवर्स के अंतर्गत जो भी हमारे ट्रेनिंग डायरेक्टरेट एक्सपर्ट्स को नॉमिनेट करेंगे ऑफिसर्स को, वो आपकी जितने भी आपके क्वेश्चंस उसके उपरांत भी उठते हैं उसको आपको सॉल्यूशंस देंगे, या आपसे 1-to-1 वीसी पे डिस्कशन भी करेंगे। इस तरह की व्यवस्था बनाने की बात हुई है, और अगर ये हो जाती है तो ये ब्रेक थ्रू कि जहां पे हम काम कर रहे हैं और हमें किसी प्रकार का संदेह है तो हम वहां पे अपनी इस गाइडेंस को, सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में हम लोगों की बात हुई थी कि स्पोर्ट्स में रीस्किलिंग फॉर द पर्पस ऑफ स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स में हम आगे और कैसे बढ़ सकते हैं, इसमें काफी चर्चा हुई। विमेन
स्पोर्ट्स की जो फील्ड है विमेन के लिए और जो मेन के लिए, दोनों पे हमारी बात हुई और हमने पैरा स्पोर्ट्स की भी बात की है। तो ये बहुत जरूरी है किसी भी फाइटिंग फोर्स के लिए, किसी भी फोर्स के लिए, स्पोर्ट्स को एक कल्चर बनाना ताकि हम स्वस्थ भी रहें, और दूसरा स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना और एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पर पहुंचना, ये सारी चीजें, इनके बहुत सारे रिलेटेड फायदे हैं। फोर्स तो स्वस्थ रहती है, फोर्स की एक इमेज बिल्डिंग होती है एज ए टफ फोर्स, एज एन एजाइल फोर्स, एज ए सक्सेसफुल फोर्स। फिर उससे जो एक ख्याति बैठती है, उससे हमारा लिंकेज होता है यूथ से, हमारा लिंकेज होता है सोसाइटी से, उससे एक छवि बनती है। तो ये सारी चीजें फिटनेस से रिलेटेड है और हमारी इमेज बिल्डिंग से रिलेटेड है। तो इसके कई फायदे हैं, तो इस पे भी हमारी बात हुई, ये भी एक टारगेट रहना चाहिए। एक ये देखा गया कि बिल्डिंग्स का रिनोवेशन रिपेयर इज ए ह्यूज इश्यू, उसको हम टेकअप भी कर रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग्स बन जाती हैं, उनका रिपेयर नहीं हो पाता, तो हमारे कार्मिकों के परिवारों के लिए भी ये दयनीय स्थिति होती है। इसका सीधा फर्क स्वास्थ्य पे भी पड़ता है। एक ये है, तो ये भी एक प्रायोरिटी उस पर रहना चाहिए। एक हम लोगों को ये भी था कि हम भी जहां जाए हैं ऑप्स एरिया में हॉलीडे होम्स बनाए, जहां पर कि अगर आप परिवार से मिलने नहीं भी जा पा रहे हैं तो आपकी फैमिली आके रुक सकती है, आप अपनी फैमिली से मिल सकते हैं, या ऐसे स्थानों पे हॉलीडे होम्स बने जहां पर कि आप अपनी फैमिली को लेकर के कुछ दिन के लिए जा सकते हैं, रह सकते हैं और अपने आप को स्ट्रेस फ्री करके पुनः काम पे लौट सकते हैं। तो इसकी एक पूरी स्कीम है, मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, केवल इस पे ये प्रकाश डालना चाहता हूँ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि मैंने उन्हीं चर्चाओं से लिए हैं जो कि हमने पिछले साल कोविड के पीरियड में हम लोगों ने अपने संवाद को कायम रखा। हम लोग बाइसेक पे भी बात करते रहे, हम लोगों ने ई प्लेटफॉर्म्स के जरिए कॉन्फ्रेंसेस की, सारे ब्रांचेस के कार्यों का हमने अब विश्लेषण किया इस दृष्टिकोण से कि हमें संगठन को, ये हमारा परिवार है, घर है, हमें आगे बढ़ना है। तो ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिसमें हम अगर अच्छे लक्ष्य निर्धारित करें और स्टेप बाय स्टेप उस दिशा में बढ़ें, तो वर्ष 2000 शुरू में हम कहाँ हैं, 2021 के शुरू में कहाँ हैं और 2021 के अंत में हम कहाँ पहुंच सकते हैं, एक रोड मैप होगा। इसी प्रकार से हम अपना विकास करते हैं। व्यक्तिगत स्तर पे भी आप और हम ये देखते हैं कि हाँ, अभी मेरी ये स्थिति है, मुझे शरीर को इतना और बलिष्ठ करना है या वजन कम करना है, मेरे को इतना आता है, मुझे इस साल ये किताबें पढ़नी है, मेरे को इस साल ये कोर्स करने हैं, ताकि, या मेरे को इन लोगों से संबंध बनाने हैं, मेरे को इतने और अच्छे मित्र बनाने हैं, मुझे यहाँ घूमने जाना है ताकि मैं अपने देश के बारे में जानूं, प्रकृति के बारे में जानूं, मेरे बच्चे का ये प्लानिंग है, वो इस क्लास में है, उसको मैं ये कोर्स कराऊंगा तो इनमें ये करेगा, उसके बाद वो इस क्षेत्र में जाएगा। अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो ये सब हम चीजें आसानी से नहीं कर सकते, चाहे वो व्यक्तिगत विकास हो, चाहे परिवार का विकास हो या संगठन का विकास हो। तो सीआरपीएफ परिवार को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये मेरे बताने का केवल उद्देश्य इतना था कि सब आपके पास उपलब्ध है, हम बैठें, आपस में चर्चा करें और देखें कि सेक्शन लेवल पे हम क्या ध्येय निर्धारित करते हैं, प्लेटून लेवल पे क्या ध्येय निर्धारित करते हैं, कंपनी लेवल पे और बटालियन लेवल पे। ये सब होगा तो वो बटालियन पूरी बलिष्ठ बनेगी, सारी बटालियंस बलिष्ठ होंगी तो रेंज बलवती होगा, रेंज मिलकर के सेक्टर को और सेक्टर मिलकर के जोन्स एंड जोन्स मिलकर के पूरे संगठन को। तो ये मेरा आप सभी से बहुत विनम्र आग्रह है। हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन में इनमें से जिसमें भी आप समझते हैं कि आप अच्छा पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान दें, परिवार के उत्थान के प्रति, बच्चों की पढ़ाई के प्रति भी और संगठन के उत्थान के प्रति भी। और हम ये भी प्रण करेंगे कि हम एज ए संगठन में राष्ट्र उत्थान में कितना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र है तो संगठन है, संगठन है तो हमारे परिवार हैं और हमारे परिवार हैं तो हम हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है। अगर कहीं भी हम इसमें करते हैं तो या तो हम सब एक साथ उभरेंगे या फिर सब एक साथ विपरीत स्थितियों का सामना करेंगे। मैं आप सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूं
और आने वाले समय में पूरा संगठन उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा, ये मेरी पूरी आशा है। मुझे आप सभी पे पूरा विश्वास है और हम सबके अंदर वो शक्ति है, हमने इसको करके दिखाया है। मेरे पास बहुत उदाहरण है, कोविड काल में भी आपने किया है, आम नागरिकों की भी मदद की है। आपने जब तय किया तो आप सबने मिल करके अपने दिव्यांग साथियों के लिए सेंटर बनाया। आपने जब तय किया कि हमें ये करना है तो आपने परिचालनिक क्षेत्र में, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो नक्सलवाद का क्षेत्र हो, आप सबने बहुत अच्छे काम किए हैं। और अपने और जब चाहा है, जो चाहा है, तो सीआरपीएफ बहुत बड़ी शक्ति है। और अगर हम धारणा कर लें और एक अच्छा टीम वर्क कर लें तो पूरा संगठन, और जब पूरे संगठन को फायदा होगा तो हम सभी को फायदा होगा। मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय सीआरपीएफ। थैंक्स सर फॉर योर इंकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग वर्ड सर। हम सभी अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि सर हम आपके एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट के रूप में साबित हो सकें। सर इस कार्यक्रम के अंतिम कड़ी के रूप में राष्ट्रगान होगा। आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि अपने अपने जगह पे खड़े होकर जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। So this is the